मॉर्निंग 7th क्लास, हाउ आर यू। हमने प्रीवियस वीडियो में मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था। कितने टाइप का होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशंस? 2 टाइप का होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। एंड नेक्स्ट अपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार होता है। स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था और मैंने नोट्स नोट डाउन करने के लिए कहे थे, लेकिन सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने भी ये वर्क नहीं करा है। तो प्लीज़ आप जो वर्क आपको दिया जाता है उसे रेगुलर कंप्लीट करिए, जिसे आपको अच्छे से समझ में आए। और कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आता उसे आप ग्रुप में डिस्कस करिए, पूछिए उससे मेरे को क्वेश्चन। आप न तो कोई क्वेश्चन पुट करते हो न वर्क करते हो। तो प्लीज़ वीडियो जो बनाए जा रहे हैं वो आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें देखिए, समझिए और जो समझ में नहीं आता वो पूछिए, जो वर्क मिल रहा है उसे करिए। तो ये मैंने वर्क दिया था कि ये सारे अंडरलाइन जो नोट्स लिखाए थे, मैंने नोट्स को एक्सप्लेन करा था, वो अपनी नोटबुक में तुम्हें लिखना है। हम अब नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो फोटोसिंथेसिस है, आप लोगों को पता ही है फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, क्या क्या नीड है, ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में ही होता है। तो कैसे इफेक्ट पड़ता है लाइट का? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। ओके, तो इसके लिए एक एक्टिविटी करी गई है, एक्टिविटी एक्सप्लेन करी गई है कि इसमें क्या बताया गया है कि लाइट वास्तव में ज़रूरी है या नहीं है, बिना लाइट के भी क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो वो एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करा गया है, जिसमें एक पोटेड प्लांट लिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोटेड प्लांट को पहले एक डार्क प्लेस द प्लांट इन द डार्क कपबोर्ड फॉर 2 days। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, पोटेड प्लांट लेंगे जिसे कपबोर्ड में, डार्क कपबोर्ड में 2 days के लिए रख देंगे, एक कार्टून में रख देंगे। फिर जिससे क्या होगा इसका, टू रिमूव द स्टार्च प्रेजेंट इन द लीव्स। जो लीव्स में जो स्टार्च बना हुआ है, जो फूड बना हुआ है, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वो काम में आ जाएगा। टेस्ट वन ऑफ द लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब हम इस लीव्स में स्टार्च की टेस्ट करेंगे कि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था क्या, स्टार्च बन रहा था क्या। द लीव्स डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। तो हम आयोडीन सॉल्यूशन से इसका टेस्ट करेंगे। लीव्स पे 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे तो क्या होगा, जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होगा। ये स्टार्च सॉल्यूशन का टेस्ट है। अगर लीव्स ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाती है, मीन्स इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि लीव्स में स्टार्च नहीं है। मतलब कार्डबोर्ड में हमने प्लांट को रखा हुआ है, मतलब वहाँ सनलाइट नहीं गई, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। देयरफॉर देयर इज़ नो स्टार्च इन द लीव। नाउ फिक्स ए ब्लैक स्टेंसिल पेपर ऑन ए लीफ सरफेस बिटवीन 2 glass slides बाई मीन्स ऑफ क्लिप्स। अब हम क्या करेंगे कि इस पोटेड प्लांट को बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस पर एक स्टेंसिल्स पेपर लगा देंगे लीव्स पे 2 glass स्लाइड से क्लिप से जोड़कर। फिर इस पोटेड प्लांट को सन में रख देंगे, सूर्य की धूप में रख देंगे 5 hours के लिए। फिर हम देखेंगे कि इस लीव्स को, जो हमने स्टेंसिल पेपर लगा दिया था, उस वाली लीव्स को अब स्टेंसिल पेपर्स को हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे हम और स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, वी विल फाइंड इट स्टार्च इज फॉर्मली ओनली इन दोज पार्ट्स ऑफ द लीव्स डेट आर एक्सपोज टू सनलाइट विच रिसीव्ड सनलाइट। कि जहाँ जो पार्ट सनलाइट के उसमें आ रहा था, जो पार्ट डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में था, वहाँ तो क्या हो गया, जो लीव्स थी वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गई। और जहाँ पर जो ये स्टेंसिल पेपर लगा हुआ था, वहाँ पे लीव्स ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुई। मीन्स ये देखो बीच में से नो ब्लू ब्लैक कलर, और जबकि साइडों में ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गई। मीन्स यहाँ पे अपन स्टेंसिल पेपर लगा दिया तो यहाँ लाइट नहीं मिल पाई उसको, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, जिससे यहाँ पे स्टार्च भी नहीं बन पाया, फूड भी नहीं बन पाया। ओके, तो इससे हम क्या प्रूव होता है
कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाता है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी करी गई है। इस एक्टिविटी में एक वही पोटेड प्लांट लिया हुआ है, जिसको पोटेड प्लांट को वही 24 आवर्स के लिए इसको कहाँ अपन डार्क में रख देंगे और जिससे ये स्टार्च फ्री हो जाएगा। और इसको प्लांट को वाटर तो देते रहेंगे हम। फिर क्या करेंगे, नाउ टेक द प्लांट इन ओपन में ले आएंगे, इंसर्ट ए लीफ, और एक इसकी लीफ को क्या करेंगे हम एक बोतल में इंसर्ट करा देंगे, एक बोतल में डाल देंगे, बोतल में। और उस बोतल के अंदर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और उसमें कॉर्क लगा देंगे और कॉर्क को अच्छे से ग्रीस कर देंगे, जिससे बाहर की एयर अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। ओके। फिर आफ्टर ए फ्यू आवर्स प्लग द लीफ एंड टेक इट आउट ऑफ द बोतल। बोतल में से इस लीफ को बाहर निकाल लेंगे हम, और फिर आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुई, क्योंकि स्टार्च मेक नहीं हुआ। जबकि जो बाकी लीव्स थी उनमें तो स्टार्च मेक होता है, वहाँ अगर अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगी, क्योंकि जो बोतल में अंदर पार्ट है, अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, इसने जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की उसको एब्जॉर्व कर लिया। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसको बाकी और चीज़ें तो मिलती रही, वाटर भी मिलता रहा, सनलाइट भी मिलती रही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इससे क्या प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। अब है नेक्स्ट वाटर। दिस इज़ अनोदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर भी की भी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में। ऐसे क्लोरोफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ऐसे ही क्लोरोफिल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। अब हम क्लोरोफिल के एब्सेंस में या प्रेजेंस में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता, इसको प्रूव करेंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी कर रही है। इसमें एक कॉलियस की प्लांट की एक लीव्स ली है, जिसको अपन क्या करेंगे, इट हैज़ 2 कलर ऑन इट, ये 2 कलर्स में होती है। इसको अपन क्या करेंगे, फर्स्ट बॉइलिंग वाटर में डाल के इसको ब्लीच करेंगे, नेक्स्ट फिर अल्कोहल में डाल के ब्लीच करेंगे, और देन इसको कोल्ड वाटर से वॉश करके और फिर इसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ग्रीन पोर्शन है लीफ का, वो तो किस में ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या कंफर्म होता है कि वहाँ पे स्टार्च मेक हो रहा है, बन रहा है, जबकि नॉन ग्री पोर्शन जो लीफ का है वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होगा। ओके। तो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन इन द प्लांट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। 2 टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा था हमने, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स जो प्लांट अपना फूड खुद मेक करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑल एनिमल्स इंक्लूड, सारे एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स, मैन, ये अपना फूड खुद मेक नहीं कर सकते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो गई, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉपिक एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके। तो ये डेफिनेशन हो गई। तो तुम हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में ये इंक्लूड करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और सेकंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बी क्लासिफाइड एज, इनको अपन क्लासीफाई करते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ठीक है, 4 टाइप में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में रीड करते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए वाइट cottony growth developing on your wet leather shoes or belt, especially when they get wet during the rainy days. This is a fungal growth. तुमने देखा ही होगा कि वाइट फफूंदी आ जाती है किस पे, तुम्हारे लेदर के शूज़ वगैरह पे। कब, रेनी डेज में। ये क्या है, फंगल ग्रोथ है। द फंगल ग्रोथ एंड फीड्स ऑन सब्सटेंस। तो ये फंगस किधर ग्रोथ, कहाँ ग्रोथ होती है, फीड कैसे करती है ये, विच वर वन पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट पे, जैसे स्टोर फूड पे, वुड, लेदर एंड रोटन प्लांट प्रोडक्ट्स पे।
सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन इंक्लूड आएंगे? बैक्टीरिया, मशरूम, ईस्ट, ब्रेड, मोल्ड एक्सेट्रा। Organisms that derive their food from dead and rotten organisms are called saprotrophs। तो क्या डेफिनेशन हो गई? ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किससे लेते हैं? डेड और रोटन ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, इन्हें सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल्स में क्या क्या अपन दे सकते हैं? बैक्टीरिया, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब हैव यू एवर बीन बीटन बाई ए हेडलूज और ए बेड बग। कभी तुमने हेडलूज मीन्स जो सिर में जुएँ हो जाती है वो, और बेड बग मतलब खटमल। हैव यू हियर्ड ऑफ सम चिल्ड्रन हैविंग वर्म इनसाइड और बॉडी। और तुमने सुना भी होगा कई बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? दीज ऑर्गेनिज्म डेट लिव और ऑन और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिराइव देयर फूड और कॉल्ड पैरासाइट्स। वह ऑर्गेनिज्म जो या तो बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं और अपने फूड को लेते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। और सच ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल्स हो गए बेड बग, हेडलूज एंड लीच। रिमेन आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के आउटसाइड रहते हैं ये सब। सम बैक्टीरिया एंड वर्म्स सच एज टैपवर्म एंड राउंडवर्म लिव इनसाइड द बॉडी। और ये सब जैसे टैपवर्म, राउंडवर्म ये बॉडी के अंदर रहते हैं। डोडे प्लांट जैसे अमरबेल इज ए पैरासाइट ऑन ग्रीन प्लांट्स। और ये अमरबेल होती है, ये ग्रीन प्लांट्स पे पैरासाइट होती है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। Symbiotic nutrition means symbiosis is a stable association between two different living organisms that is mutually beneficial। Symbiosis क्या होता है? ये किसके बीच में? दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में आपसी बेनिफिशियल मतलब लाभ का संबंध होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं। जैसे दे हेल्प ईच अदर सिम्बायोटिकली, फॉर एग्जाम्पल टू फीड एंड टू प्रोटेक्ट देम और रिप्रोड्यूस। ये एक दूसरे को फीड में, प्रोटेक्ट में और रिप्रोड्यूस में हेल्प करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं अलग अलग वे से। सिम्बायोसिस दैट रिजल्ट इन म्यूचुअल बेनिफिट टू द इंटरडिपेंड ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली नॉन एज म्यूचुअलिज्म। और सिम्बायोसिस में दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन ऑर्गेनिज्म को म्यूचुअलिज्म। एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज द कोएक्सिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एल्गी एंड फंजाई दैट टुगेदर कंपोज लाइकेन। जैसे इनका एग्जाम्पल क्या है? एल्गी और फंजाई जो दोनों एक दूसरे कंपोज होकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। देयर क्लोज एसोसिएशन अनेबल देम टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। और इनकी क्लोज एसोसिएशन के कारण, क्लोज रिलेशनशिप के कारण ही ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी अपने आप को जीवित रख पाते हैं। नरिश ओनली बाय लाइट, एयर एंड मिनरल्स लिविंग सेपरेटली द एल्गी एंड फंजाई वुड नॉट सर्वाइव इन सच कंडीशन। अगर ये अलग अलग रहते हैं तो ये इस प्रकार के एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। हैव यू एवर हियर टू मीट ईटिंग प्लांट्स। तुमने मीट ईटिंग प्लांट्स के बारे में तो सुना ही होगा। दीज प्लांट्स फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअली ईटिंग सीड्स। दीज प्लांट ट्रैप देम बाय वेरियस मीन्स। मतलब ये इस प्रकार के प्लांट्स कैसे फीड करते हैं? इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। वास्तव में क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को, ये इस प्रकार के प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसी के ऊपर उसी से अपना क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो क्या डेफिनेशन हो गई? यहाँ से दीज प्लांट्स से लगाना, दीज प्लांट्स से स्टार्ट करना, ठीक है। insectivorous plants. It is believed that these plants do not get sufficient nitrogen, hence get instead to get the supply of nitrogen. इस प्रकार के प्लांट्स मार्शी रीजन्स में पाए जाते हैं, दलदली वाले इलाके में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे। तो ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इन इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, जिससे इनको नाइट्रोजन सप्लाई हो जाती है और इनको नाइट्रोजन इनको मिल जाता है। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप,
ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो जो जो भी मैंने अंडरलाइन लगाई है उनको सबको आपको नोट्स की कॉपी में आगे लिखना है, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं कर रहे हैं वो भी एक न्यू नोटबुक बना के नोट्स की कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लर्न कर लेना इनको, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। और आपको जो समझ में नहीं आता प्लीज़ उनको आप पूछिए, क्वेश्चन पुट करिए। सिर्फ 2 बच्चों ने केवल मेरे को नोट्स चेक करवाए हैं, बाकी बच्चे भी सब वीडियो देखो और नोट्स लर्न करो और इन्हें लिखो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कराएंगे। ओके, थैंक यू।